स्टूडेंट्स, आज हम एक समकालीन अध्याय पढ़ेंगे जिसका भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्व है। टॉपिक का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड कोलिशन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। ये हमारे सिलेबस में भी है, जिसमें हम पहला पोर्शन करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश प्रांतों में अवश्य कुछ चुनावी राजनीति की शुरुआत हुई थी। शेष भारत जिनमें प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ चुनावी राजनीति का स्थानीय जनता को कोई अनुभव नहीं था। यद्यपि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में जो चुनावी गतिविधियां शुरू हुई थी, इसमें जो वोटिंग का राइट्स था, यानी मत देने का अधिकार था, जो सीमित था और मात्र 10%, वो भी 1935 के अधिनियम तक मात्र 10% लोग मत दे सकते थे। साथ ही यह जो मताधिकार था वो संपत्ति आधारित था या फिर अन्य शर्तें इसके साथ थी। हम व्यापक रूप से, भारत ही नहीं, हम व्यापक रूप से और चुनावी राजनीति की बात करें तो हम देखते हैं कि चुनाव निर्णय प्रक्रिया है। सब जानते हैं इलेक्शन इज ए डिसीजन प्रोसेस, जो लोकतंत्र का होता है। वर्तमान प्रतिनिधि लोकतंत्र में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, रीजनल और लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं, तथा कुछ देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों का भी जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। अतः चुनावी राजनीति का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज शासक वंशानुगत नहीं है, शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इसमें एक शब्द आता है मताधिकार, सफ्रेज। देखिए, मताधिकार किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय हम देखते हैं कि मताधिकार हेतु एक न्यूनतम आयु की अर्हता रखी जाती है। जैसे भारत में 18 वर्ष है, पहले 21 थी तो घटाकर 18 कर दी गई। और इसमें एक शब्द आता है सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल सफ्रेज। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ होता है बिना किसी भेदभाव के, जिसमें महिला व पुरुष मताधिकार दिया जाता है। दूसरा, इसमें देखा जाता है नागरिकता। मताधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार, अर्थात निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पदों को ग्रहण करने का अधिकार प्राय सभी देशों में नागरिकता तक ही सीमित, उस देश के नागरिकों तक ही सीमित रखा जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी शर्तें होती है। वो मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, आर्थिक रूप से दिवालिया नहीं होनी चाहिए। एक शब्द है कर्तव्यों का उचित निर्वहन। एक जो मताधिकार दिया जाता है, कुछ देशों में मताधिकार अनिवार्य किया जाता है। भारत में अनिवार्य मताधिकार नहीं है। कुछ देशों में अगर आप मतदान नहीं करते हो तो आपको आर्थिक रूप से दंडित किया जाता है, या आपकी कुछ जो राजकीय सुविधाएं हैं वो समाप्त कर दी जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम देखें प्रत्याशी का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए, निर्वाचन के लिए, इलेक्शन के लिए जब प्रोसेस शुरू होता है तो पहला चरण होता है प्रत्याशियों का नामांकन। प्रत्याशियों का नामांकन हम दो चीज़ों में देखते हैं। योग्य व्यक्तियों में से राजनीतिक दलों द्वारा नामांकन,
देखिए, चाहे सूची प्रणाली हो, चाहे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली हो, राजनीतिक दल निर्वाचन क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधियों का नामांकन तय करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिसे निर्दलीय कहा जाता है, के रूप में अपना व्यक्तिगत नामांकन भी प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में जैसे हम भारत में देखें तो नामांकन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आर्थिक स्थिति, आपराधिक रिकॉर्ड का भी उल्लेख करना जरूरी होता है। आगे हम देखें निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्टोरल सिस्टम। यह संवैधानिक व्यवस्था है जिसके लिए कोई न कोई संस्थागत व्यवस्था की जाती है। जैसे भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है, जिसमें मत राजनीतिक निर्णय करते हैं। इसमें मतगणना प्रक्रिया व मतपत्रों के प्रकार, मतदान की प्रक्रिया एक निष्पक्ष रूप से निर्धारित की जाती है। प्रतिनिधित्व की क्या प्रक्रिया अपनाएगी, ये इसी के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया का निर्धारण होता है। जैसे भारत में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, तो यहाँ जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वह विजेता है। समयावधि, शेड्यूलिंग, प्रजातंत्र में कितने समय के लिए चुनाव हो, इसका निर्धारण महत्वपूर्ण है। प्राय शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अंत निश्चित अवधि के बाद जन समर्थन मैंडेट प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। समयावधि अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के चुना जाता है, फ्रांस का राष्ट्रपति 7 साल के चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के चुना जाता है। भारत में लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष से तो चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसी तरह अगर अगला बिंदु हम देखें तो चुनाव प्रचार, इलेक्शन कैंपेन। राजनीतिक दल और द्वारा मतदाताओं को अपने दल व्यक्ति के पक्ष में मतदान हेतु चुनाव प्रचार किया जाता है। इसमें सैद्धांतिक राजनीतिक दलों के सैद्धांतिक व व्यवहारिक कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है, जिसे चुनाव घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसी के साथ साथ कानूनी रूप से उन्हें आदर्श आचार संहिता, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना भी अनिवार्य होता है। अब हम भारत की चुनावी राजनीति का संक्षेप में अध्ययन करें तो आप जानते हो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हालांकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है, परंतु मतदाताओं की दृष्टि से देखें तो आज 80 करोड़ से अधिक मतदाता भारत में हैं और यहाँ चुनाव प्रक्रिया निरंतर चली रहती है। और एक रूप से देखें तो यहाँ चुनाव एक उत्सव होते हैं। भारत में लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी के साथ साथ आप जानते हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदों तथा स्थानीय स्वशासन के प्रमुखों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में शासन या यूँ कहें कि निर्वाचन का ब्रिटिश मॉडल, जिसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है, आधारित संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजेता होता है, चाहे उन्होंने कुल वैध मतों का 10% या यूँ मैं कहूँ कि श्रीनगर सीट पर 3% ही मत प्राप्त क्यों नहीं हुए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित मिलीजुली व्यवस्था पाई जाती है। जैसे भारत का राष्ट्रपति वही बनता है जो 50% प्लस 1 मत प्राप्त कर सकता है। यह एक दोहरी गणना पद्धति है।
भारत में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है, जहां से केवल उन्हीं वर्गों के लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं। यद्यपि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को भी स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगर दलीय स्थिति की देखें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। वर्तमान में 7 राजनीतिक दलों के अलावा सैकड़ों क्षेत्रीय राजनीतिक दल पाए जाते हैं।